अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अजियतनाक दर्दनाक वाकया आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद जो थोड़ा बहुत पुलिस पर भरोसा आवाम का रह गया था वो भी उठ जाएगा, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं। काली भेड़ें इस महकमे को बदनाम करने में पूरा किरदार अदा कर रही हैं। नामालूम अफराद ने एक खातून के साथ ज्यादती कर दी है। सिफात दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये खातून थाने जाती है, बजाय इसके कि पुलिस वाले इसकी मदद करते, इसको इंसाफ दिलवाते, दरिंदों को गिरफ्तार करते, मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, उल्टा थाने के अंदर एक कमरे में ले जाकर इसी खातून को दोबारा से ज्यादती का निशाना बनाया। इसे ये भी कहा जाता है कि अगर तुमने शोर मचाया, आवाज निकाली या किसी को बताया, तुम्हें यहीं पे गोली मार देंगे। फिर ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद कहा कि अब बाहर जाके भी किसी को नहीं बताना, अगर तुमने बताया तो जो इंसाफ तुम यहाँ लेने आई थी ना, उस पर्चे को भी मैं खारिज कर दूंगा। ये धमकी भी लगाई। मुझे बताएं, इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई हरकत कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इससे आगे मौत ही मौत है। ये केस सुनकर लगता है कि ये खातून किसी थाने में नहीं गई थी, बल्कि किसी ज्यादती की आमाजगाह पे चले गई थी। इस केस पर डीपीओ साहब ने एक्शन लिया है, मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। 2 मुकदमात इस केस पर दर्ज किए गए हैं। एक थाने के अंदर ज्यादती का मुकदमा और दूसरा जो बाहर ज्यादती हुई थी, जिसका इंसाफ लेने थाने गई थी खातून। थाने के अंदर ज्यादती करने वाले कौन थे? जब ये जुल्म हो रहा था तो उस टाइम पूरा थाना कहाँ था? नफरी कहाँ थी? स्टाफ कहाँ था? क्या सब के सब सो रहे थे? आखिरकार वो सिफात भेड़िए वो लोग कौन थे पहले जिन्होंने ज्यादती की थी? ये मामला है क्या? ये डिटेल्स में आपको आज के वीलॉग में बताती हूँ। मुजफ्फरगढ़ में ये अफसोसनाक वाकया आया है। एरिया का नाम है, कॉलोनी का नाम है सादात कॉलोनी। घर के सरबराह का नाम है तारिक महमूद। तारिक महमूद की जो अहलियां हैं, इनकी शनाख्त नहीं करवाऊंगी, इनका रियल नेम नहीं बताऊंगी, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, किसी के लिए मसाइल ना बने। फर्जी नाम रखते हैं हम इस केस में इस खातून का शमीम। शमीम के 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा है हमाद, उससे बड़ी बेटी है बुशरा और उससे बड़ी बेटी है इकरा। इकरा की शादी माँ बाप कर देते हैं एक रियाज नाम के लड़के के साथ। शादी हो गई और शादी के बाद जब इकरा को पता चला कि रियाज तो अयाश ओबाश लड़का है और इसके लड़कियों के साथ नाजायज मरासिम भी लंबे चौड़े हैं, इकरा क्या करती है? बर्दाश्त करती है, रोज मार खाती है, जुल्म सहती है और तंग आ जाती है। उसके बाद इकरा ये फैसला करती है कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी और उनको बताऊंगी। खैर, इकरा जो है वो अपने माँ बाप के पास आ जाती है और आके सब कुछ बाप को और माँ को बताती है कि रियाज डेली रात को शराब पी कर आता है, आके मुझे मारता है, पीटता है, गालियां देता है और मेरे साथ जुल्म करता है। वालिदैन बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। खैर, फिर बैठी रहती है वालिदैन के पास। रियाज बीवी को मनाने के लिए अपने ससुराल में आता है और आकर तारिक को, जो कि इसके ससुर हैं, उनको कहता है कि देखिए मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाप क्या करता है? बाप कहता है सोच लो, कहता है ठीक है, नहीं मिलेगा आपको कोई भी शिकायत का मौका। बाप मान जाता है। लेकिन माँ यहाँ पर क्या करती है? माँ कहती है नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बड़ा कुछ बताया है कि तुम उसके साथ क्या कुछ करते हो, किस किस्म की तुम्हारी जबान है, किस किस तरह से तुम उसको मारते हो। मैंने बच्ची नहीं भेजनी, हमने अब खुला लेनी है, हमारा तुम्हारा ताल्लुक हुआ खत्म। बहुत बर्दाश्त कर लिया। और फिर बेटी जो होती है यानी इकरा, जो रियाज की बीवी है, वो भी ये कहती है कि इसने ठीक होना। ये रोज ऐसे ही कहता है कल नहीं करूंगा और अगले दिन फिर करता है। खैर, रियाज अकेला वापस चला जाता है, इसके साथ इकरा नहीं जाती। जब रियाज वापस चला गया तो बैठकर वालिदैन ने यह तय किया कि अब खुला लेते हैं, जान छुड़वाएं इस आदमी से। खैर, अदालत में केस दायर किया गया और खुला की डिग्री अदालत की जानिब से इकरा को हासिल हो गई। अब ये रिश्ता खत्म हो गया। अब रियाज के दिल में ये ग्रज बैठ जाता है कि मेरा ससुर भी मान गया था, इकरा को भी मैंने मना ही लेना था, लेकिन मेरी सास जो है ना, इसने सारा काम खराब किया है, इसने हवा दिया बात को और मेरा घर खराब करने में इसी का हाथ है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अंदर ही अंदर ये कुछ चल रहा है। 31 मई को रियाज रात 8:18 पर अपने साबका ससुराल जाता है। जाने से पहले इसने सारी रेकी कर रखी है, किस टाइम कौन कहाँ जाता है, कहाँ से आता है और क्या सिलसिला है, और घर पर किस टाइम कितने लोग होते हैं। ये एन उस टाइम पे घर के अंदर जाता है जब सास अकेली घर पर मौजूद होती है। शौहर जो होता है वो अपने बाकी दोनों बच्चों को लेकर बाहर किसी काम से गया हुआ है। जाते सार साबका सास को काबू करता है, बाजू पकड़ लेता है। चूंकि इसके साथ कुछ नामालूम लोग भी होते हैं
اور یہ گیا بھی مہران گاڑی پر ہوتا ہے. تو وہ جو نامعلوم لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. مل کر یہ جاتے سار ساس کو قابو کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں, اس کے پاؤں باندھ دیتے ہیں, اس کا منہ باندھ دیتے ہیں کہ اس کی آواز باہر نہ آئے. پھر اس کے بعد گھر پر پڑا ہوتا ہے گولڈ, 1.5 تولہ سونا, وہ لیا, قابو کیا. کچھ کیش پڑا ہوا تھا 30,000 روپے, وہ نقدی لی. ساس کو دھکے ٹھڈے دے کے گھسیٹتے ہوئے اسی مہران گاڑی میں بٹھایا اور شوٹر ہو گئے. جاتے ہوئے جب انہوں نے سونا ڈھونڈا, کیش ڈھونڈا, تو گھر کا جو سارا فرنیچر, کپڑے, چیزیں تھی وہ سب درم بھرم ادھم مچا کے چلے گئے. یہاں سے نکل گئے اور 2 گھنٹے کے بعد شوہر اپنے بچوں کے ساتھ واپس گھر آیا. دیکھا گھر کا تو حلیہ ہی بدلا ہوا ہے, کپڑے درم بھرم, چیزیں درم بھرم, فرنیچر آگے پیچھے. حیران اور پریشان ہوا کہ لگتا ہے کوئی ڈکیتی ہو گئی. اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہے, بیوی کہیں نظر نہیں آتی. فوراً 15 پر کال کرتا ہے. پولیس اسٹیشن صدر مظفر گڑھ, وہاں پر اس وقوعے کا ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے, جو مقدمہ ہوتا ہے ڈکیتی اور اغوا کا, اور اس کا مدعی بنتا ہے طارق. اور یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا جاتا ہے. طارق کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ملزم انہی کا سابقہ داماد ریاض ہے. اب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ ریاض نے سابقہ ساس کو گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر لے گیا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, نامعلوم جگہ تھی. وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اس نے اپنی ساس کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زیادتی کی, اور زیادتی کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی زیادتی کروائی. اور پھر یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا, ہوتا رہا. توبہ استغفار. چونکہ یہ سارے کا سارا جو گینگ تھا یہ شرابی تھا. ریاض تو پہلے ہی شراب پیتا تھا. ایک دن یہ شراب پی کر دھت پڑے ہوئے ہیں, کوئی عطا پتہ نہیں ان کو. جیسے ہی ساس نے موقع پایا وہاں سے اپنی جان بچائی, بھاگ گئی. شمیم واپس اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کر بتایا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والے, مجھے اغوا کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارا ہی سابقہ داماد ریاض ہے. تو پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ تھانے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نامعلوم نہیں, ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا ملزم کون ہے. پھر یہ تھانے گئے اور اس کے کہنے پر وہ نامعلوم جو ہے وہ معلوم میں نامزد میں بدل دیا گیا. اب جو پہلا مقدمہ تھا ریاض والا, جس کا انصاف لینے یہ تھانے صدر گئی تھی مظفر گڑھ میں, اس کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ نمبر 864/25 ہے, جس کا تفتیشی مقرر ہوا ASI اصغر. اب ساری امیدیں اس مظلوم کی اصغر کے اوپر ہیں کہ مجھے انصاف دلوائے گا, یہ مجھے بلائے گا, میں نے جانا ہے, ریسپیکٹفلی بات اس کو بتانی ہے, جو کچھ بھی ہوا سب بتائیں گے. اصغر نے جو ASI ہے, اصغر نے اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ بندہ رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے جنید. 19 جون کو جنید کال کرتا ہے مدعی مقدمہ طارق کو, اور کال کر کے کہتے ہیں یار اپنی بیوی کو صبح 9 بجے پولیس اسٹیشن لے آنا, ہم نے اسی کیس میں اس کا میڈیکل کروانا ہے. طارق کہتا ہے ٹھیک ہے. اگلے دن 20 جون کو طارق بیوی کو لیتا ہے, سیدھا تھانے صدر آ جاتا ہے کیونکہ اس نے تو میڈیکل کروانا ہے, انصاف لینا ہے. تفتیشی کے کمرے میں جاتا ہے جو کہ اصغر کا کمرہ ہے. تفتیشی کے کمرے میں جاتا ہے, جا کر دونوں میاں بیوی بتاتے ہیں جی ہم آ گئے. کمرے کے اندر کے حالات ذرا سن لیجئے. اصغر اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے, یعنی جو تفتیشی ہے. اس کا جو پرائیویٹ بندہ ہے جس کا نام جنید ہے وہ موجود ہے, اور ایک اور شخص عام لباس میں وہاں پر موجود ہے. اب جو دوسرا شخص ہے ابھی تک اس کا نام منظر عام پر نہیں لایا گیا. جنید کہتا ہے طارق کو کہ آپ ہسپتال پہنچیں, آپ کی بیوی کو لے کر لیڈی کانسٹیبل پولیس کے ہمراہ ہسپتال آئے گی, ہمارا یہ پروسیجر ہوتا ہے. طارق کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں. طارق شریف آدمی پولیس پر بھروسہ کر کے چلا جاتا ہے ہسپتال. اب بڑے دھیان کے ساتھ سننے والی بات ہے, جنید کے ساتھ جو دوسرا آدمی اسی کمرے میں موجود ہوتا ہے عام لباس میں, جنید اس کو کہتا ہے جا یار باہر سے ذرا کمرے کو لگا تالا. جب اس نے باہر سے تالا لگا دیا, اب کمرے میں رہ گئے جنید اور شمیم, 2 لوگ. تو مجھے شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے, لیکن بتانا میں نے ضرور ہے تاکہ بے نقاب ہوں گندے لوگ. کہتا ہے جلدی کپڑے اتارو. اب شمیم ہکی بکی دیکھ رہی ہے کہ میں تو ادھر انصاف لینی آئی ہوں, یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. آگے سے اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر ہماری چلتی ہے, اگر تم نے شور مچایا, آواز نکالی, میں تمہیں گولی مار دوں گا, یہی مار دوں گا, باہر نہیں جا پاؤ گی. اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے زیادتی کرنے کے بعد اگر تم نے باہر جا کر بھی یہ بات کسی کو بتائی تو یاد رکھنا جو مقدمہ تم نے درج کرایا میں نے زیادتی کا, جس کا انصاف لینے آئی تھی ہمارے پاس, اس کو میں خارج کر دوں گا اور الٹا تیرے اوپر ایک پرچہ دے دوں گا. تو دماغ اپنا ٹھیک رکھنا اور باہر جا کے کسی کو نہیں بتانا. شمیم کہتی ہے ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی, اور پھر وہ اتنے میں انتظار کر رہی ہے, موقع پا رہی ہے کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے, میں نے کوئی موقع ملے تو میں نکلوں. اتنے میں دوبارہ سے جنید اسی آدمی کو کال کرتا ہے, کال کر کے کہتا ہے یار تالا کھول دو.
ताला खोल दिया जाता है और कुछ पुलिस एहलकार कमरे में दाखिल होते हैं। शमीम मौका पाते ही वहां से बाहर निकल आती है। जैसे ही बाहर आती है, जाहिर है थाने के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, हर टाइम पार्टियां खड़ी होती हैं, साइल खड़ी होती हैं, किसी एक से फोन लेती है, फोन लेकर 15 पर कॉल करती है। जरा ध्यान से सुनिए, मेरी तो रूह कांप गई है कि थाने में खड़े होके थाने वालों के खिलाफ थाने वालों से इंसाफ लेना है। किस किस्म के लोग हैं। आदमी से फोन लेती है, कॉल करती है 15 पर और कॉल करके बताती है कि मेरे साथ थाने के अंदर ज्यादती हो गई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जान बचाएं। ये कॉल जब 15 पर होती है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सनसनी मच गई है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इतने में इसका शौहर तारिक, जो कि अस्पताल में बीवी का इंतजार कर रहा था, वो वापस थाने आता है तो ये भागी उसके पास जाती है प्रोटेक्शन के लिए कि मेरा मुहाफिज आ गया। ये खबर डीपीओ साहब तक गई। डीपीओ साहब ने इस पर फौरन से एक्शन लिया, नोटिस लिया और कहा कि मुझे मुल्जिमान गिरफ्तार चाहिए। डीपीओ के अहकामात पर एक और पर्चा दर्ज किया गया, जुनेद पर और उस दूसरे शख्स पर जो कि जुनेद को सहूलत दे रहा था, पहरा दे रहा था, ख्याल रख रहा था। इस हवाले से रेड की गई और इनको गिरफ्तार किया गया। अब तक जो खबर है उसमें सिर्फ जुनेद अब तक गिरफ्तार किया गया, यानी कि प्राइवेट बंदा एएसआई असगर का। अब ये जो वकूआ हुआ, इस पर महकमाना कार्रवाई जो डीपीओ की तरफ से की गई वो ये है कि असगर एएसआई को सस्पेंड किया गया है और उसी थाने में तैनात एक और तफ्तीशी को भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उसने भी प्राइवेट बंदे रखे हुए थे। ये महकमाना कार्रवाई है, पर्चा दर्ज हुआ है और जुनेद को गिरफ्तार किया गया है। ये कानूनी कार्रवाई अब तक पुलिस की जानिब से जो की गई वो ये है। कुछ तहफ्फुजात और कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ और अपनी राय यहाँ पर देना चाहती हूँ। मेरी नॉलेज और मालूमात के मुताबिक पंजाब के तमाम थानों में कैमरास लगाए गए हैं और अच्छा खासा खर्चा किया गया और सारे कैमरे अच्छे वाले लगाए हैं और इन तमाम कैमरास को आईजी ऑफिस के अंदर बैठ के मॉनिटर किया जाता है, जिसके लिए खसूसी तौर पर एक डीआईजी फिक्स किए गए हैं कि ये डिपार्टमेंट इनका है। वो बैठ के देख सकते हैं वहां से कि किस थाने में कौन सा काम हो रहा है, थाने का कौन सा कैमरा एक्टिव है और कौन सा एक्टिव नहीं है। वो तमाम थाने के कैमरे कहाँ थे। थाने में स्टाफ की बात करें, नफरी की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर नॉर्मल बात करें तो 50 से 60 मुलाजिम होते हैं। नफरी वो सारी कहाँ थी, सब सो रहे थे। उसके बाद जो मॉनिटरिंग सिस्टम है सारे का सारा आईजी ऑफिस में, वो मॉनिटरिंग सिस्टम भी सो रहा था या वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, थानों को मॉनिटर नहीं किया जाता। मैं सवाल रख रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। किसी भी थाने में या थाने की हदूद में, जुरिस्डिक्शन में 200 गांव, 50 गांव, 80 गांव इलाके में कोई भी अच्छा काम हो और बुरा काम हो तो उसका जिम्मेदार होता है हमेशा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इस केस में ना मैंने एसएचओ की कहीं तस्वीर देखी, ना नाम सुना, ना उसके मुतल्लिक कोई खबर सुनी कि उसको भी किसी ने बुला के पूछा है कि भाई तुम्हारी मौजूदगी में, तुम थाने में लगे हुए हो, तुम्हारी मौजूदगी में क्या हुआ है तुम्हारे थाने में। कुछ खबर नहीं आई, कुछ नहीं पूछा गया। सवाल ये है कि एसएचओ कहाँ है, वो जवाबदेह है इस हरकत का, क्योंकि उसके थाने के अंदर ये काम हुआ है, उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ है। मौजूदगी से मुराद है कि वो जवाबदेह है अपने थाने का, कि वहां पर ज्यादती हो रही है, लोगों के साथ ज्यादतियां बाहर हो रही है, इसके थाने के अंदर हो रही है ज्यादती। हद हो गई है। क्या इस वकुआ में सिर्फ सस्पेंड करना काफी था? सस्पेंड करें, जो पैसा वैसा जोड़ा हुआ है रिश्वतों से, उससे आउटिंग करेंगे गर्मियों की छुट्टियों में, फिर उसके बाद दोबारा से लग जाएंगे थाने के अंदर, कहीं ना कहीं लगना तो है ही है। क्या सस्पेंड करना काफी था इस केस में? प्राइवेट बंदे रखना सख्ती से मना है, आईजी साहब का ये ऑर्डर है। तो आईजी साहब के ऑर्डर की खिलाफवर्जी करते हुए एक ने नहीं, दो ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं जो थाने में बैठ के कॉल करते हैं बाकायदा मुद्दइयों को कि आओ जी ये कर लो वो कर लो। तो फिर तफ्तीशी को किस चीज की तनख्वाह मिलती है? अगर काम प्राइवेट बंदों ने करना है तो फिर वर्दी वालों ने क्या करना है? मैं बेशुमार थानों में जाती रही, प्रोग्राम्स करती रही, मैंने कभी लेडी कांस्टेबल का स्टाफ थानों में उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से आदमी होते हैं। यानी लेडी कांस्टेबल की तैनातियां, ड्यूटीज लगी होती हैं। लेडी कांस्टेबल अक्सर औकात बेशतर थानों में मौजूद नहीं होती, और अगर बार बार पूछा जाए कि लेडी कांस्टेबल नहीं है तो कहा यह जाता है वो शाम 6 बजे चले जाती हैं, और जब हमें जरूरत होती है हम कॉल करते हैं वो आ जाते हैं। अगर इस टाइम यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद होती थाने में, 2, 3, 1 जितनी की भी ड्यूटी है, तो शायद हम ये उम्मीद कर सकते थे कि ये जो हरकत हो रही है या हुई है ये ना होती। लेडी कांस्टेबल भी नहीं है, एसएचओ भी नहीं है, पूरे थाने में स्टाफ भी नहीं है, और अगर है तो सोया हुआ है, घोड़े बेच के अंदर जाती हो रही है, और चेक एंड बैलेंस ही कुछ नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए था ना। क्या ये बदनामी और बेइज्जती नहीं है एक ऐसी जगह की जो सरकार की जगह है, जहां पर लोग इंसाफ लेने के लिए जाते हैं? क्या ये काफी है कि बस ठीक है सस्पेंड करो इसको, ओके डन? ये काफी नहीं है। एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। जितनी बदनामी हुई है वो बदनामी
شاید کور ہو جاتی کہ اتنا سختی سے ایکشن لیا ہے, آئندہ کوئی ایسی غلطی کرے گا تو دیکھو جی یہ حال ہوتا ہے, مگر نہیں, ایسا کچھ نہیں کیا گیا. تو میرا یہ مطالبہ ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, بہت اچھے لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, ان کی موجودگی ہی اس ڈپارٹمنٹ کے ہونے کی مثال ہے, ثبوت ہے. ایسی کالی بھیڑیں, ایسے گندے لوگوں کو صرف سسپینڈ نہ کریں, ڈسمس فرام سروس کریں. تھینک یو.